स्वागत है आपका एक बार फिर आखिरी सौदा में। हमारे साथ अब फाइसेंस.com के टेक्निकल रिसर्च हेड सर्वेंद्र श्रीवास्तव जुड़ेंगे और साथ ही एंजल ब्रोकिंग के फंड मैनेजर मयूरेश जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें रेटिंग एजेंसी फिच को नोटबंदी से लंबी अवधि के असर को लेकर अनिश्चितता दिखाई दे रही है। इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी हेमंत घई से। बताइए हेमंत। बिल्कुल प्रदीप, देखिए कह तो रहे हैं काम तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन लंबी अवधि में कुछ फायदा होने वाला नहीं है। और इन्होंने कुछ अच्छे तर्क दिए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये कह रहे हैं कि नोटबंदी हुई तो जरूर है, लेकिन अभी भी जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो दरअसल नोटों का इस्तेमाल करना ज्यादा तवज्जो देता है, वो तो अभी भी उसी रूप में काम करेंगे। क्यों? क्योंकि गोल्ड का ऑप्शन है पैसा छुपाने के लिए, और जो नए 2000 के नोट हैं डिमोनेटाइजेशन होने के बाद उसमें भी अभी वो पैसा छुपा सकते हैं। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि कैश के इस्तेमाल कर रहे हैं लोग और वो डिजिटल पर आए, इसके लिए कोई इंसेंटिव्स अभी तक दिए नहीं जा रहे हैं, ताकि कैश के इस्तेमाल को रोकने के लिए कुछ कदम जरूर उठाने चाहिए सरकार को, ताकि वो डिटरेंट की तरह साबित हो। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम में प्रभाव देखने को मिलेगा, खास तौर पर जिन एसएमईज ने कर्ज ले रखा है वो अब कर्ज सही समय पर लौटा पाएंगे या नहीं, कितने एनपीएस बढ़ते हैं इससे, उससे भी ये दरअसल चिंतित हैं। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि पैसा अभी तो आपको सिस्टम में बहुत बड़ा दिख रहा है, 15 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम शायद आ चुकी है, लेकिन कितने समय तक ये बैंकों में रहने वाली है और बैंक इसको कितने समय तक लोन दे पाएंगे, इसके ऊपर बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि आ तो गया है पैसा, जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। अभी जरूर आपको लिमिट दिख रही है, लेकिन आगे चलकर तो ये सबको पता है लिमिट रिलीज होने ही वाली है। तो वो कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में अभी पेन होना बाकी है और वो ज्यादा खुश नहीं है। प्रदीप, पूरी रिपोर्ट का लब्बो लबाब यही है कि डिमोनेटाइजेशन से कुछ खास लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि दिक्कतें बड़ी हैं। बिल्कुल, शुक्रिया हेमंत आपका। तो फिच की ये रिपोर्ट, रेटिंग एजेंसी फिच ये कह रही है कि फायदा होना बहुत ही अनिश्चित है और कितना होगा पता नहीं, लेकिन जो तकलीफ होनी थी वो तो पहले हो चुकी है। लेकिन बाजार ने ऐसा लगता है कि नोटबंदी के दर्द को पूरी तरह से बचा लिया है और हम जिस तरह की तेजी आज देख रहे हैं 8376 के आसपास 88 पॉइंट ऊपर, और अब 4,65,000 करोड़ पे कारोबार पहुंचता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। और 20,000 का जो लेवल था वो पार हो चुका है। एनएसई और बीएसई दोनों के अगर आप कैश मार्केट के वॉल्यूम देखें तो मयूरेश, कैश का वॉल्यूम देख करके मुझे आज ये लग रहा है आप शायद शॉर्ट कवरिंग कह के इस तेजी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्या ये निवेश का सही मौका है? क्या सारी बुरी खबरें बाजार ने पचा ली हैं? टू अ सर्टेन एक्सटेंट प्रदीप जी, मेरे ख्याल से आई थिंक जितनी एक बुरी खबरों का एक सिलसिला है, Q3 की अर्निंग जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं काफी सॉफ्ट और टेपेड आ सकती है। दिस इज फ्रॉम अ मार्केट स्टैंड पॉइंट। दूसरा, आई थिंक बजट की जो अनिश्चितता है, आई थिंक क्या आ सकता है बजट में, बोथ इन टर्म्स ऑफ टैक्स एक्सेप्शन, टैक्स कट्स जो बाजार आई थिंक मान के चल रहा है, एंड एट द सेम टाइम आई थिंक प्लान्ड एक्सपेंडिचर साइड पे आई थिंक इंफ्रा एंड रूरल स्पेंडिंग और फाइनेंसिंग कैसे होगी देखना जरूरी होगा। आज रात को ट्रम्प साहब का स्पीच है, तो आई थिंक स्पीच से क्या बाहर निकलता है, द फाइनल पॉइंट्स रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग देयर, और क्या ये ट्रेड बैरियर्स की जो बात कर रहे थे इलेक्शन के टाइम पे, क्या कोई उसकी रिटोरिक रिपीट करते हैं। एंड ऑब्वियसली आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंडा मेरे हिसाब से विल बी द स्टेट इलेक्शंस की स्टेट्स लाइक स्पीच में जो सुनकर खुश होंगे और क्या सुनकर के आप नाराज होंगे या परेशान होंगे? प्रदीप जी, आपका सवाल मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। कह रहा हूं ट्रम्प साहब की स्पीच है, ये तो बिल्कुल सही बात है। अब उसमें आप ऐसा क्या है जो सुनना चाहेंगे, जो सुनकर आपको खुशी होगी, और ऐसा क्या है जो उनके बोलने से आप नाराज होंगे या बाजार नाराज होगा और गिरेगा? मेरे ख्याल से आई थिंक जितनी एक स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशंस है ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, जो कॉर्पोरेट टैक्स कट्स की बात कर रहे हैं ट्रम्प साहब, प्लस अगेन गेटिंग मनी बैक होम ऑफ कॉर्पोरेट्स हु हैव पार्क्ड देम आउटसाइड बैक इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स, जनरेटिंग जॉब्स, आई थिंक ये सारी चीजें आई थिंक इज वेल इन गिवन व्हिच विल पुट द यूएस इकोनॉमी ऑन फर्दर स्ट्रेंथनिंग ट्रैक। बट अगर ट्रेड वॉर्स की बात करते हैं, ट्रेड बैरियर्स की बात करते हैं, आई थिंक दैट कैन बी अ सेंटिमेंटली डैम्पनर, और आई थिंक दैट कैन एक्चुअली एग्रीवेट ट्रेड वॉर इन द सेंस ऑफ इमर्जिंग करेंसीज actually depreciating or devaluating, and that can have a further impetus emerging economy perspective से। तो मेरे ख्याल से I think जो डॉलर स्ट्रेंथ हमने देखी है, I think will all depend upon what he's probably saying to a large extent। जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, टैक्स कट्स, गेटिंग कैश बैक, क्रिएटिंग जॉब्स आई थिंक मार्केट ने जेस्टेट कर ली है, बट एनीथिंग नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ ट्रेड बैरियर्स या एनी एंटी अवॉइडेंस काइंड ऑफ अ थिंग इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, आई थिंक मार्केट्स थोड़ा ये नेगेटिवली ले सकता है।
उस बयान पर नजरें तो रहेंगी, लेकिन इस बीच आप देखिए बाजार ने जिस तरह का तेजी का मूड पकड़ा है। सर्वेंद्र श्रीवास्तव से पूछते हैं कि ये रैली अब कितनी और एक्सटेंड करेगी। सर्वेंद्र, जैसे प्रदीप भी कह रहे थे, ये महज शॉर्ट कवरिंग नहीं है, नए तेजी की पोजीशंस आई हैं, लॉन्ग पोजीशंस लोगों ने जोड़ी है। क्या लेवल्स आपको लग रहे हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी में आगे आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वही लीडर है आज के मूव का? तो बिल्कुल, नमस्कार। नहीं, देखिए, जैसे प्रदीप जी ने बोला, आई थिंक 7900 पे तो हमने आपके शोज पे और चैनल्स पे ही इनिशिएट किए थे। 79 के आसपास से हमने तो हमेशा लॉन्ग साइड का ही व्यू दिया है, बट डेली में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग हो चुका है और ये थोड़ा ओवरबॉट लग रहा है मुझे। और उस सिलसिले से अगर देखा जाए तो मे बी अनदर 70-80 पॉइंट्स, सो 8450 के ऊपर तो इस लेग में मैं अभी अपसाइड नहीं देख रहा हूँ। सो निफ्टी में करीब आप समझ लीजिए 8450 का जगह है, तो अगर वो ऑलरेडी किसी के पास ट्रेड्स हैं लॉन्ग साइड नीचे से तो कैरी करने चाहिए। और बैंक निफ्टी की जहाँ तक आपने बात की, आई थिंक वहाँ पे थोड़ा आउट परफॉर्मेंस और हो सकता है। और आई थिंक 19,300 19,500 तक के स्तर जो है अभी उसमें पेंडिंग है, और हमने ये मेंटेन भी किया है कि बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा, और वो आउट परफॉर्मेंस आई थिंक कंटिन्यू हो रही है और मे बी और 15-20 दिन कंटिन्यू हो सकती है। ओके, स्टील सेक्टर का एक स्टॉक अगर लेकर जाना हो आज सर्वेंद्र, वो कौन सा शेयर होगा? टाटा स्टील, सेल या जेएसडब्ल्यू? नहीं, देखिए, सेक्टर तो हमारा लॉन्ग फेवरेट रहा है। हमने एकदम लो से हमने हिंडाल्को, वेदांता, टाटा स्टील सभी रिकमेंड किए थे। तो फेवरेट्स अगर देखें तो आई थिंक टेक्निकली एक नया हाई बना है टाटा स्टील में, तो मैं टाटा स्टील को लेकर जाना चाहूँगा, क्योंकि बंद भी काफ़ी शानदार आ रहा है। अज्यूम करते हैं कि यहीं पे बंद होगा या इससे ऊपर बंद होगा, तो आई थिंक क्वार्टरली में ब्रेकआउट है, क्लियरली पिछला क्वार्टरली स्विंग हाई निकला है, तो मैं उसको लेके जाना चाहूँगा। लेकिन यहाँ पर मयूरेश, आपको क्या लगता है, क्या ये तेजी लंबी चलेगी? और ऐसे में जो छोटे स्टॉक आज चल रहे हैं, वीजा स्टील, सनफ्लैग आयन, देखिए करीब सनफ्लैग में तो महीने भर का वॉल्यूम आज ही हो गया है, नया हाई भी बन गया है। जिंदल स्टील एंड पावर देखिए, उषा मार्टिन देखिए, 20% का सर्किट है। क्या लेंगे आप? आई थिंक जो चाइनीज न्यूज आई है प्रोडक्शन कट्स की, आई थिंक इसकी वजह से आई थिंक ज्यादा फ्यूल हो गई है रैली। बट एक्सपेक्टेशंस आप ये बिल्डअप करके चले कि आई थिंक जो रियलाइजेशंस हैं जनरली फॉर द स्टील सेक्टर, आई थिंक थोड़े सॉफ्टर साइड पे थे इन Q2, एंड अगेन आई थिंक दैट HRC और जो हॉट रोल कॉइल और कोल्ड रोल कॉइल की प्राइस इंक्रीजेस हमने देखे हैं, दे कैन वेरी वेल गेट ऑफसेटेड, क्योंकि कुकिंग कॉस्ट्स और आयरन और इनकी दोनों की कीमतें अच्छी खासी बढ़ी है इन द पास्ट फ्यू मंथ्स। तो कहीं ना कहीं एक ऑफसेटिंग इफेक्ट दिखेगा, एंड दैट विल गेट रिफ्लेक्टेड ऑन EBITDA टू टन बेसिस। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिकली आई थिंक बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म मेजर्स शायद थोड़ा रिवाइवल देखने मिले इन टर्म्स ऑफ डिमांड स्टेबलाइजिंग इन वॉल्यूम टर्म्स एंड रियलाइजेशंस पर टन इंप्रूविंग ऑन अ ईयर बेसिस। बट लार्जली मुझे लगता है आई थिंक जो ओवर सप्लाई और ओवर कैपेसिटी थी चाइना में, प्रॉब्ली दैट इज प्रॉब्ली गेटिंग कर्टेल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और उसके वजह से एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जरूर देखने मिल गया है बोथ फेरस और नॉन फेरस स्पेस में। तो मैं चुनिंदा रहूंगा विद इन द स्पेस इटसेल्फ। आई थिंक विद इन द स्पेस इटसेल्फ मुझे लगता है एनीबडी होल्डिंग ऑन टू स्टॉक लाइक JSW स्टील, जहां पे एक अच्छा खासा सुधार देखने मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशंस एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफटेक गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 2 years कैन बी एविडेंट। शायद 1-2 क्वार्टर के नंबर्स शायद ऊपर नीचे रहे, लंपी रहे, फॉर ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इवन द ऑफसेटिंग इन कॉस्ट कैन बी ऑफसेटेड बाय इंप्रूवमेंट इन रियलाइजेशंस। तो JSW स्टील अगर कोई होल्ड करता है नीचे के लेवल से होल्ड करना चाहिए। एंड सिमिलरली आई थिंक नॉन फेरस स्पेस में आई थिंक जैसे जिंक प्राइसेस के हमने मूवमेंट देखी है, lead prices and expectations of volume uptake increasing significantly in the second half, मुझे लगता है कि even a stock like हिंदुस्तान जिंक अगर कोई नीचे के लेवल से होल्ड करता है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। तेजी का मूव बनता हुआ ऑफ कोर्स हिंदुस्तान जिंक और बाकी कंपनियों में जो तेजी है वो बेस मेटल्स के दामों में जो तेजी आई है उसका फायदा इनमें मिलता हुआ। कोल इंडिया, सर्वेंद्र, अगर आप इसका चार्ट देख सकें, क्योंकि ये आज दिग्गजों में आउट परफॉर्म जरूर कर रहा है, करीब 5% की तेजी। और अभी अभी अपडेट ये आया है कि कंपनी विचार कर रही है कि लोअर ग्रेड कोल की कीमतें ये 8 से 10% बढ़ा सकते हैं। ये वायर्स पर इस समय प्राइस हाइक की खबर आ रही थी, 316 पर तो पहुंचा है। क्या ये आगे भी परफॉर्म करेगा, शेयर लेके जाए? नहीं, बिल्कुल, आई थिंक काफ़ी अच्छे सेटअप्स हैं स्टॉक में, और डिस्क्लेमर ये दूंगा कि क्लाइंट्स के पास ये हो सकता है हमारे कवरेज लिस्ट में है, सो रेगुलर इस पर हम कॉल्स देते रहते हैं। मेरा मानना ये है कि इस लेग में 15 से 20 पॉइंट का और तेजी बाकी है, अगर और उसके बाद थोड़ा सा अगर कूल ऑफ आया तो आया, नहीं तो आई थिंक क्लियरली ये स्टॉक बेस आउट हो रहा है। और लास्ट अगर कुछ महीनों में देखें तो बेसिंग आउट सेटअप्स और पैटर्न जिनको हम टेक्निकली बोलते हैं वो काफ़ी क्लियर बन रहे हैं, और आज उस एक छोटे से पैटर्न का आज एक ब्रेकआउट है।
तो मेरा मानना है कि 330 335 तो इस लेग में जाएगा। अगर वहाँ कूल ऑफ नहीं हुआ तो फिर आई थिंक और एक 20-25 पॉइंट का उछाल वहाँ से आपको और मिल सकता है। ओके, इंडसइंड बैंक नतीजे के बाद जिस तरह से फॉलो अप बाइंग हुई है, आज के दिन आप देखिए करीब 4 दिन का वॉल्यूम यहाँ पर हो चुका है। क्या तेजी की पोजीशन आज भी सर्वेंद्र आप होल्ड करके जाएंगे? क्या कोई नई तेजी भी कर सकते हैं? नहीं, माफ करिएगा, नई तेजी तो शायद, क्योंकि ऑलरेडी ओवरबॉट है, मार्केट के साथ भी सेम चीज जाती है आई थिंक, क्योंकि मोमेंटम इतना अच्छे से कैरी हुआ है। तो जिनके पास ट्रेड्स हैं डेफिनेटली एज लॉन्ग एज आपका प्रॉफिट्स आपको राइड करने चाहिए और जहां तक लगे वहां तक राइड करने चाहिए। तो उस हिसाब से तो अभी तक कोई भी मोमेंटम में कहीं पे भी डिके नहीं है। अगर आप लार्ज कैप मोमेंटम स्टॉक्स देखें या आप निफ्टी बैंक निफ्टी भी देखें, आई थिंक क्लियरली मोमेंटम तो अपटिक का है ही, तो उसको राइड करें। और 1-2 दिन और आई थिंक आगे के क्रूशियल होंगे मार्केट के लिए भी, जहां पे निफ्टी 8450 करेगा और मे बी बैंक निफ्टी 19300 19400 के आसपास के लक्ष्य करेगा। और वहां पे क्या होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बट आई थिंक नेक्स्ट 2-3 दिन के लिए तो मैं डेफिनेटली लॉन्ग साइड की पोजीशंस कैरी करूंगा। यहाँ पर मयूरेश, हमने देखा है इस हफ्ते की शुरुआत से ये पूरा पीएसयू प्ले काफी एक्टिव रहा है। आज भी बीएमएल जैसे काउंटर्स, नैल्को जैसे स्टॉक्स, बीएल में कुछ इंटरेस्ट देखने को मिला था। क्या आप अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं पीएसयू कंपनियों में, या फिर आपको लग रहा है कि जो भी एक्शन था वो प्ले आउट हो चुका है? हर्षद जी, आई थिंक काफी हद तक ये देखना और समझना पड़ेगा कि आई थिंक जो सेक्टर से ऑपरेट करते हैं इसमें कितनी अर्निंग्स ग्रोथ मोमेंटम आ सकती है अगले 2 वर्षों के लिए। तो अगर पीएसयू बैंक्स की हम बात करें तो आई थिंक लार्ज और मिड कैप बैंक्स में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यही है ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी एंड कासा ग्रोथ। तो मिड कैप बैंक्स आई थिंक प्रोबब्ली हैव सम अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी ऑन दैट। और हालांकि हम नॉन इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ एक अच्छा खासा मान के चल रहे हैं। मेरे ख्याल से आई थिंक बैलेंस शीट एक्सपेंशन के लिए आई थिंक गवर्नमेंट्स आई थिंक एक जो स्टिमुलस की एक्सपेक्टेशन है, one really needs to play that out. So I think largely PSU banks is somewhere that I'll keep my focus on. Oil and gas में I think again upstream, downstream companies की अगर हम बात करें तो sensitivity analysis के हिसाब से I think we should obviously assume oil not crossing $60 a barrel, रुपया 67-68 रहता है। And on this thesis and premise itself, मुझे लगता है I think upstream companies specifically I think जिसकी direct realization oil को correlate होती है in terms of their top line and bottom line, I think should get capped in terms of the moment that we've seen. OMC की I think जितनी story थी in terms of delta, in terms of oil prices going down, working capital constraints going down, debt going down, largely play हो चुकी है। And even on the marketing margins, पेट्रोल हो या डीजल हो, ₹1.70 ₹1.65 जो ये enjoy कर रहे थे, वहाँ थोड़ा एक scope दिख रहा है, along with some amount of gains in terms of GRMs improving, at least for this quarter, क्योंकि इनका जो middle distillate की इनकी जो slate है, that is better than Singapore GRMs, जिसकी light distillate की slate लेती है। On the other pack, which is into engineering stocks like NBCC, obviously they perform very very well. नीचे के लेवल से अच्छी खासी बढ़त देखने मिली है। We also like these stocks at lower level, but largely again I think जितनी earnings momentum आ सकती है, largely price में आ चुकी है। Stocks in the defense space like BML, BL, I think dependent होती है order flows पर। order flows काफी तगड़े हैं ये companies के लिए, but execution, margin of orders, and again the kind of receivable days that these companies have, I think that will depend on their momentum in terms of how the earnings are posted. So within the entire pack, मेरे ख्याल से I think large cap PSU banks, OMCs पे clear hold होगा, defense पे काफी selective रहूंगा मैं, as I said mentioned earlier, BL नीचे के लेवल से पसंद आ रहा था, anybody holding should hold on, NBCC नीचे के लेवल से पसंद आ रहा था, जो जिसके पास नीचे के लेवल से है hold on करना चाहिए, and the midstream companies like Petronet, GAIL, मेरे ख्याल से वहाँ पे stickiness in earnings will still exist. So I think I'll still go on with the OMC pack, largely assuming कि oil will not cross 60 and rupee will not cross 70 against the dollar. इस बीच 17 जनवरी से सरकारी कंपनियों के ETF का नया ऑफर खुलने वाला है। इस ETF के जरिए 4,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और रिटेल निवेशकों को इसमें 5% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। इस फंड को रिलायंस म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहा है। ऑनलाइन अगर आप आवेदन डाल रहे हैं इस फंड के लिए, वो रिलायंस हैंडल कर रहा है। पीएसयू कंपनियों के इस फंड की खासियत के बारे में हमने बात की रिलायंस निप्पॉन लाइफ AMC के CEO संदीप सिक्का से। ये वो कंपनीज हैं जो बेसिकली अपने अपने सेगमेंट में लीडर है, और अगर कंट्री को अच्छा करना है, अगर आज हम प्राइम मिनिस्टर मोदी वेरियस इनिशिएटिव्स इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने के लिए, ये कंपनीज अच्छा करेंगी। आज ये गवर्नमेंट ने जो ये इनिशिएटिव लेकर आए, एक फर्दर ये फॉलो अप ऑफरिंग विच डिसइन्वेस्टमेंट का, रिटेल निवेशक के लिए 2 उनके एडवांटेज हैं। एक तो ये जो कंपनीज हैं फ्रॉम अ वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी अच्छी हैं। आज के जो एक पी, अगर आप पी रेशियो पे बात करते हैं
पी रेशियो ऑफ दिस कंपनीज 11% है कंपेयर टू जो निफ्टी का 22% है। और डिविडेंड यील्ड भी अगर देखते हैं कि डिविडेंड यील्ड भी 4% है कंपेयर टू निफ्टी के अबाउट 7.25% है। अब ये अलॉन्ग विद ऑल दिस, अब ये भी देखिए कि इसमें गवर्नमेंट ने 5% का अपफ्रंट डिस्काउंट दिया है। तो ऑल दिस ये देखते हुए अगर इंडिया ग्रोथ स्टोरी और सेक्टर एंड ये सब कुछ ऐसे लगता है कि रिटेल निवेशकों के लिए ये बहुत अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। एंड हमें लगता है कि बेस्ड ऑन जो फ्यूचर के रिटर्न के बारे में तो हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस आई थिंक we see a very good potential for this. तो सरकारी कंपनियों का ये ETF फाइनली इसकी एक औपचारिक घोषणा होती हुई आज के दिन, इस पर नजरें आगे भी बनी रहेंगी, बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आज के लिए आपके निफ्टी कॉल। स्वागत है आपका एक बार फिर। और 83-85 दिन के नए हाई पर 8,400 की तरफ बढ़ता हुआ निफ्टी। और निफ्टी पर कॉल ले इसके पहले एक नज़र डालते हैं यूरोप के बाजारों पे, जहां हमने पिछली बार देखा था तो थोड़ी नरमी देखने को मिली थी। इस वक्त क्या स्थिति है आपको दिखाएंगे, और साथ ही अमेरिका के मार्केट कैसे चल रहे हैं, डॉलर का क्या हाल है, और उसके बाद अपने एक्सपर्ट से राय लेंगे। ये फिलहाल आपके सामने मिला जुला सा रुख यूरोप से आता हुआ, कोई खास मूवमेंट नहीं है। लेकिन आज अमेरिकन मार्केट कैसे खुलेंगे, डाउ फ्यूचर्स ये भी फ्लैट से नज़र आ रहे हैं, इनसे आजकल कोई सिग्नल मिलता भी नहीं है। इनफैक्ट फाइनली अमेरिका में मार्केट खुलने के बाद ही मूवमेंट आता है। डॉलर इंडेक्स 102 के करीब, तो खास हलचल नहीं है यहाँ से भी। लेकिन इस बीच भारतीय बाजार नए हाइस की तरफ फिर से एक एक कदम बढ़ाते हुए, तो क्या कहना है हमारे एक्सपर्ट्स का। रवि सिंह सबसे पहले एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बाई कॉल दे रहे हैं 8,330 पे स्टॉप लॉस, 8,410 के टारगेट के साथ 2 दिनों के लिए। वहीं विवेक गुप्ता की भी राय आपकी स्क्रीन पर आ रही है। 24 कैरेट फाइनेंशियल के निफ्टी में डिप पर खरीदारी करें, ये इनकी राय है। 8430 का टारगेट इन्होंने दिया है, स्टॉप लॉस 8,310 पर लगाने की सलाह। 2 दिनों में ये ट्रेड अचीव जरूर होगा, ये लेवल्स अचीव होंगे। सर्वेंद्र बताइए, निफ्टी में अब क्या लेवल्स आप जहन में रखेंगे टारगेट के लिहाज से? देखिए हर्षिता जी, आई थिंक रैली तो काफ़ी अच्छी हो गई है और शॉर्ट टर्म में स्लाइडली ओवरबॉट भी है। अगर हम स्लाइडली इंटरडे चार्ट में जाके देखें तो ऑलरेडी कहीं वो एक मोमेंटम डीके, एक नेगेटिव डाइवर्जेंस के पहले रुझान भी मिलने लगे हैं। और आज के लिए जो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट चीज़ है, जो तालमेल दो नहीं बैठ रहे हैं, वो अगर निफ्टी 200 डे निकाल के और 84 के ऊपर अब टिकने की कोशिश कर रहा है, तो साइड बाय साइड आई थिंक रुपया जो है वो कुछ और ही कर रहा है। बिकॉज वहाँ पे भी डेज हाई और लास्ट फोर्टनाइट के हाईज चल रहे हैं, तो 6850 के ऊपर रुपया और साथ में निफ्टी का ब्रेकआउट, दोनों साथ में दोनों हाईज बन रहे हैं। ये थोड़ी सी चीज़ें एडअप नहीं हो रही हैं। तो मेरा मानना ये है कि विद इन दिस लेग आई थिंक मैक्स एक 70-80 पॉइंट्स और 8450 तक का एक ट्रेड उसको, क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम चल रहा है, तो उस ट्रेड को रखें। और जिनको नया ट्रेड करना है वो भी बहुत एग्रेसिवली ट्रेल करें। तो हमने जो लास्ट टाइम स्टॉप लॉस 8224 पे किया था, आई थिंक उसको एग्रेसिवली 100 पॉइंट ऊपर ट्रेल करके 8324.40 पे करके एक 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ से रखें। अगर वो ट्रिगर हो जाता तो निकल जाए, आई थिंक ये लेग कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे। और नहीं तो आई थिंक 8450 पे प्रॉफिट बुक कर लें। उसके बियॉन्ड आई थिंक इस लेग में मैं खड़ा रहना नहीं चाहूँगा। ओके, तो ये कॉल सर्वेंद्र की ओर से फिलहाल आती हुई निफ्टी पे। और इस बीच अब हमारे एक्सपर्ट अजय बग्गा भी जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। बग्गा साहब, स्वागत है आपका। काफ़ी ज़बरदस्त मूवमेंट, क्या आपको लगता है जिस तरह की खरीदारी आज देखने को मिली है, और ख़ास तौर पे अब अगर आप देखें तो हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन 21-22 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास कैश मार्केट में आज बाइंग हो चुकी है। बहुत ही तगड़ी बाइंग है। बाजार ने जो 2 बुरी खबरें आई थी जिनसे हम बहुत परेशान थे, डीमोनेटाइजेशन और डोनाल्ड ट्रंप का जो चुनाव हुआ, क्या इनको पचा लिया है मार्केट ने? जी प्रदीप जी, देखें तो हमारा क्या अभी फोरकास्ट है। एक तो कि जो ट्रंप रैली है वो थोड़ी अभी वर्कआउट हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो बाय ऑन इनॉग्रेशन, बाय ऑन इलेक्शन था और सेल ऑन इनॉग्रेशन ऑफ ट्रंप, इस तरह का हमें लग रहा है कि यूएस मार्केट में रुझान आएंगे तो थोड़ा सेल ऑफ हो सकता है। दूसरी बात है इमर्जिंग मार्केट फ्लोज जो बिल्कुल आउटफ्लो की तरफ थे, अब लग रहा है आज जिस तरह से खरीदारी हुई है, बहुत भारी खरीदारी हुई है, आज डेफिनेटली एफआई नंबर पॉजिटिव आएगा। कल का भी 25 करोड़ का ही नेट सेल्स नंबर था। और जैसा हम कहते रहे हैं कि जब फ्लोज टर्न होंगे तब ये मार्केट आगे भागेगा, क्योंकि पिछले क्वार्टर में देखें 29,000 करोड़ एफआईज ने बेचे, बट 26,000 करोड़ डीआईआईज ने खरीदे, तो उसने मार्केट को एक स्टेबिलिटी प्रदान की।
अगर अब एफआई के आउटफ्लोज भी कम हो जाते हैं और डीआईएस के इनफ्लो तो हमें कंटिन्यूड लग रहे हैं, मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है फ्लोज के बेसिस पे। दूसरी बात है डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट इतना बुरा नहीं लग रहा है। अभी भी अगर आप देखें आरबीआई के जो आंकड़े आए 6 जनवरी की जो उनकी वीकली रिपोर्ट आई, जो करेंसी वापस गई है अभी तक 9 लाख करोड़ की ही गई है, 17 लाख करोड़ जो होती थी 8 नवंबर को। तो ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने रीमोनेटाइज कर दिया है पूरा इकोनॉमी, बट जो रुझान आ रहे हैं, जो इंडिकेशंस आ रहे हैं कि अर्निंग्स पे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा, और जिस तरह लोग कह रहे थे कि 3% कट आ जाएगा जीडीपी में, वो भी आते नहीं दिख रहा। तो ये 2 कारण है, एक तो फ्लो रिवर्सल आज वेरी क्लियरली दिख रहा है, और दूसरा है कि अर्निंग्स में इतना गिरावट आने की उम्मीद नहीं है। तीसरी बड़ी बात आज रही चीन की तरफ से, जिसके कारण मेटल स्टॉक्स काफ़ी दौड़े। चीन काफ़ी इंटरवीन कर रहे हैं, अपनी मेटल कैपेसिटी कम कर रहे हैं, और उसके कारण हमारे मेटल स्टॉक्स दौड़े। ये भी आपके कार्यक्रम पे मैंने कहा था कि चीन देखते रहिए, अगर चीन से स्टिमुलस आता है या इंटरवेंशन आता है, मेटल स्टॉक्स, मटेरियल स्टॉक्स, जो भी ग्लोबली लिंक्ड कमोडिटी स्टॉक्स हैं, वो सब दौड़ेंगे, और वो आज हमने देखा है। सबसे अच्छी बात है कि इन मेटल स्टॉक्स का जो बैंक्स में एनपीए था वो भी बेटर हो जाता है जैसे इनकी प्राइसिंग पावर बढ़ती है, और जो शेयर इन्होंने प्रमोटर्स ने प्लेज किए हुए हैं उनकी कीमत बढ़ती है। तो ओवरऑल बैंकिंग पे एक सेकंड ऑर्डर इफेक्ट आता है, वही हम आज बैंक निफ्टी में भी देख रहे हैं। बिल्कुल, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच आइए देखते हैं आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल वाइब्रेंट गुजरात में बोल रहे हैं। Firms, competitive access to India's large and burgeoning demand for financial services. International financial centers around the world have historically emerged out of the confluence of economic and political developments. In modern times, while major centers adapted their financial institutions and instruments to intermediate international capital flows, they also came to be seen as vehicles for economic growth and development of the host countries. To achieve their objectives, it is necessary that the regulatory frameworks governing IFSC operations are well thought out, guided by the ease of doing business principle, tempered by prudent risk management, and geared to deliver efficient financial services. The various areas of attention from this standpoint include registration and approval process for new entrants, regulation, supervision and resolution of financial entities, and dispute settlement. IFSC at GIFT City is probably the first such center to be launched after the 2008 global financial crisis. In some ways, the light touch regulatory philosophy epitomized by IFSCs came to be questioned in the aftermath of the crisis. However, GIFT City has the advantage of drawing the right lessons in this regard to avoid pitfalls. The RBI has been working closely with all IFSC stakeholders on diverse subjects in recent years to help GIFT develop. Today we see intense competition among the major IFSCs trying to position themselves for various business lines and increase that business potential, which is the theme of this seminar. In addition to the usual attributes, there are 2 other dimensions. One, the broader economic environment. इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर जिसकी शुरुआत हुई है, उस पर और ज़्यादा जानकारी देते हुए यहाँ पर आरबीआई गवर्नर, और उनका ये कहना है कि दुनिया में बहुत बड़ी क्राइसिस 2008 में हुई थी, उसके बाद इतना बड़ा इस पैमाने पर कोई इनिशिएटिव शायद किसी और देश में नहीं लिया गया है जिस तरह से एक आईएफएससी की शुरुआत भारत आज कर रहा है। तो फिलहाल इस पर नजर रहेगी, और अगले सोमवार से यहाँ पर इंटरनेशनल एक्सचेंज ट्रेड होना शुरू होगा, तब देखते हैं वहाँ किस तरह का एक्शन होता है। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे और अब हमारी नज़र है आने वाली खबरों पे। टीसीएस के साथ आईटी कंपनियों के नतीजों की शुरुआत हो जाएगी कल से। कैसे रह सकते हैं ये नतीजे, बताने के लिए हमारे साथ हमारे रिसर्च हेड आशीष वर्मा जुड़ चुके हैं। आशीष, बताइए क्या है उम्मीद है? देखिए, लास्ट क्वार्टर के एंड में मैनेजमेंट ने कहा था कि जो Q3 और Q4 है आमतौर पे जैसा रहता है
उससे बेहतर आपको परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो आमतौर पे दिसंबर क्वार्टर कैसा रहता है, क्योंकि छुट्टियों का पीरियड रहता है तो कमजोर रहता है, कामकाज के लिहाज से एक ठंडा क्वार्टर रहता है। उस बैकड्रॉप पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कांस्टेंट करेंसी में 1 से 1.5% के आसपास का उछाल होगा। मैं कांस्टेंट करेंसी इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि अदरवाइज डॉलर पाउंड के मुकाबले, डॉलर यूरो के मुकाबले, डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है, तो क्रॉस करेंसी का इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो एक्चुअली डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ महज 0.2% के आसपास होगी। मार्जिन एकदम फ्लैट 26% पे क्यू ऑन क्यू देखने को मिलेंगे आपको। और इनफैक्ट जो पूरे साल की जो गाइडेंस थी 26 से 28% की, उसके लोअर एंड पे होंगी। नजरें कहां होंगी? पिछले 10 क्वार्टर्स से 8 क्वार्टर्स में टीसीएस ने बाजार उम्मीद से कमजोर रिजल्ट्स घोषित करें। मैनेजमेंट वो एक्सपेक्टेशंस पे चेक रखना चाहेगा, तो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक शायद स्टेटमेंट्स ना दे। 26 से 28% का मार्जिन का बैंड जो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए था, शायद सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए भी वो मैनेजमेंट वही बैंड देने की घोषणा कर सकता है। और ट्रंप की पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उसमें खासतौर पर H1B वीजास पर अगर कोई गाज गिरती है तो किस तरह से टीसीएस तैयार है, उस पर खासतौर पर फोकस होगा। शुक्रिया आशीष। स्टॉक पर एक बार नजर डाल लेते। देखिए एकदम शांत कारोबार इसमें बनता हुआ दिखाई दिया है। आज महज 6 अंकों की ही बढ़त देखने को मिल रही है। बगा साहब, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आगे पॉलिसी एक्शन क्या रहेगा यूएस में, वो एक ओवरराइडिंग फैक्टर रहेगा इन कंपनियों के रेवेन्यूज का। हालांकि कुछ मैनेजमेंट्स ये कह रहे थे कि शायद इतना बुरा हिट नहीं आएगा, यहाँ से लोग H1B वीजा लेने के बजाय शायद भारत में ही काम ज्यादातर एमएनसी शिफ्ट कर दें। उस लिहाज से क्या पर्सपेक्टिव रखा जाए इन टेक्नोलॉजी कंपनियों में? जी बिल्कुल हर्षदा, और जो हमारी बातचीत रही है, मैं एक कंपनीज का एग्जांपल दूंगा। भारतीय कंपनी के बारे में कंप्लायंस की वजह से नहीं बोलता हूं, बट IBM जैसे है, IBM के 1,40,000 लोग भारत में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और उसमें से 56,000 लोग घर से काम करते हैं। तो ऐसे ही एक्सेंचर है, ऐसे ही ओरेकल है, बहुत दिग्गज कंपनियां हैं। तो हमारा यही अनुमान है कि ये ओवरडन हो गया है जो पिटाई हुई है। जो बिजनेस मॉडल का इशू है कि भाई क्लाउड और डिजिटाइजेशन, इस सब में इनका ज़्यादा फोकस चाहिए, जो कि नए स्रोत हैं रेवेन्यूज के, वहाँ पिछड़े हैं। तो बिजनेस मॉडल कंसर्न ज़रूर है, बच्चे H1B वीज़ा के जो कंसर्न थे ट्रंप के कारण, वो थोड़े ओवरडन है। तो नेट हमें लगता है कि ये पिछड़े हैं वैल्यूएशन में। मैनेजमेंट की कमेंट्री नपीतुली आएगी। नैसकॉम ने भी बोला है कि ग्रोथ गिरेगी अपने IT कंपनीज की, वो बिजनेस मॉडल के चलते है। ट्रंप के चलते जो सेंटिमेंटल पिटाई हुई है स्टॉक्स की, वो ओवरडन है और वहां पे एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो हम कहेंगे बने रहिए IT स्टॉक्स में। मैनेजमेंट कमेंट्री थोड़ी खराब ही आएगी, बट ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट किया और इसके कारण थोड़ा उछाल आ सकता है IT में शॉर्ट टर्म में। लॉन्गर टर्म में हम बुलिश रहेंगे, हमने पोजीशन बना के रखी है। मयूरेश, लेकिन जिस तरह से संकेत हैं कि शायद इन्फोसिस के लिए भी डॉलर रेवेन्यू गिरेगी, और बहुत मुमकिन है, कुछ एक बड़े ब्रोकर से कह रहे हैं कि गाइडेंस भी काटा जाएगा, तो उस स्थिति में क्या लगता है आपको? टू अ लार्ज एक्सटेंट प्रदीप जी, आई थिंक जैसे अजय साहब बता रहे थे, मेरे ख्याल से आई थिंक गाइडेंस काफी सॉफ्ट और टेपेड आ सकती है काफी IT कंपनीज के मैनेजमेंट की, और बाजार यही मान के चल रहा है कि आई थिंक जो गाइडेंस है बोथ इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट करेंसी एज वेल एज डॉलर रेवेन्यूज इन्फोसिस के लिए शायद कम हो सकता है या घट सकता है। सो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक द मार्केट इज to a certain extent ready for some cuts to happen in terms of guidance for the top tier IT companies and the other mid tier IT companies as well. So I think management commentary in terms of business outlook going ahead, और जैसे ट्रांसफॉर्मेशन बग्गा साहब भी बता रहे थे in terms of cloud, digital, automation, I think इसमें थोड़ा समय लग रहा है IT कंपनीज को, but again I think I'm pretty sure structurally I think stories अभी भी काफी strong है. It's just a matter of time that they'll in these business segments. ट्रम्प साहब के जो बयान आए थे वगैरह वगैरह, आई थिंक आई एग्री टू अ लार्ज एक्सटेंट कि IT स्टॉक्स की जो पिटाई हुई थी, आई थिंक इट्स लार्जली डन, ओवरडन और प्राइस इन हो चुके हैं। तो आई थिंक जो कमजोर नतीजे हैं ये शायद मार्केट मान के चल रहा है, बट इफ देयर आर एनी पॉजिटिव सरप्राइजेस, आई थिंक स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म स्टोरी IT कंपनीज की, स्पेसिफिकली टॉप टियर नेम्स, मेरे ख्याल से अगले 2 साल के हिसाब से अभी भी बरकरार है। तो एक्शन बरकरार है, लेकिन इस समय आज देखिए ट्रेडर्स
हरकत में नहीं है, दूसरे काउंटर्स पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। कुछ पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ हम आपके सामने रखते हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर फुटवेयर कंपनियों में अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखाई दी थी, तो रिलैक्सो, बाटा जैसे प्लेज, ये सारे काउंटर्स हैं जहाँ पर एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इससे पहले हमने देखा एक और एक्टिव पैक था पेपर स्टॉक्स का, वेस्ट कोस्ट, स्टार पेपर मिल, ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर हरकत देखने को मिल रही है। तो ऐसे कुछ आइडियाज़ पर भी जोर दिया जा रहा है। बाटा इस समय करीब 2-2.5% तक की तेजी दिखाता हुआ। सर्वेंद्र, क्या मौका है तेजी की पोजीशन लेने का? नहीं, आई थिंक फ्रेश ट्रेड्स के लिए उतने अच्छे रिजल्ट तो नहीं है, बट या आई थिंक अगर किसी के पास ऑलरेडी ट्रेड्स हैं तो आई थिंक 490 485 तक ये 485 490 तक ये रैली स्ट्रेच हो सकती है। ये काफ़ी चल चुका है स्टॉक। बट आई थिंक जो फुटवेयर स्पेस में आपने जो दो नाम लिया, आई थिंक उसमें अगर दोनों में देखें तो इस समय आई थिंक लिबर्टी ज़्यादा बेटर लग रहा है और काफ़ी एक अच्छी कंजेशन रेंज बनाई है। तो आई थिंक 163 के नीचे अगर स्टॉप लॉस लगा के अगर लिबर्टी में ट्रेड करें तो आई थिंक 20 से 25 पॉइंट ऊपर आई थिंक क्लियरली टारगेट रेंज दिखती है। तो आई थिंक स्विस रिवॉर्ड के हिसाब से आई थिंक लिबर्टी इस समय बेटर बाय रहेगा। ओके, लिबर्टी शूज़ वो स्टॉक जिसकी हम बात कर रहे थे, इन स्टॉक्स पर आपको नज़र रखनी चाहिए। उसका चार्ट भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच अब बारी है जानने की आज के BTST या STBT कॉल्स। और पहली कॉल यहाँ पर नहीं, आपके सामने निफ्टी की कॉल आ रही है। हम आपको फिर से कोशिश करेंगे दिखाने की BTST या STBT के तौर पे आपको किस स्टॉक पे आज दांव लगाना चाहिए। शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है। ओके, नीरव वखारिया की कॉल फाइनली आपके सामने, भारत फोर्ज, और यहाँ पर बाई कॉल है 965 का टारगेट 930 के स्टॉप लॉस के साथ नीरव आपको निवेश की राय दे रहे हैं। और IDFC पे भी बाई कॉल, स्टॉप लॉस 56, टारगेट 60 रुपए के आप बना सकते हैं। वही सिमी भौमिक की रबी राय तेजी की है। LIC हाउसिंग फाइनेंस इन्होंने चुना है। टारगेट पहले आप 537 का और उसके बाद 541 का टारगेट, और स्टॉप लॉस जो है 529 का है। वहीं पेट्रोनेट LNG में भी खरीदारी करके जाएं, 371 और इसके आगे 374 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 362 पर लगाएं। सर्वेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ है। सर्वेंद्र, बताइए कौन से स्टॉक्स आप चुनेंगे BTST के तौर पर? नहीं, मैं दोनों बाय ट्रेड्स के साथ ही जाना चाहूँगा। दोनों BTST हैं। आई थिंक पहला जो ऑटो स्पेस में आई थिंक M&M जो अभी तक आई थिंक थोड़ा लैग कर रहा था, आई थिंक टाटा मोटर्स चल गया, मारुति ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। आई थिंक क्लियरली अब एक क्लस्टर बना के खड़ा है और मेरा मानना है कि लास्ट 2 दिन का प्राइस एक्शन काफ़ी डिसेंट है, तो उस रेंज से निकल भी सकता है। बट केवल कल के लिए आई थिंक क्लियरली आई थिंक 1254 का टारगेट उसमें लेके चलें, 1254 1255 के टारगेट्स कल के लिए, और एक स्टॉप लॉस लगा लें उसमें 1221 रुपये 40 पैसे का। आई थिंक कल के लिए एक बहुत बड़ी बेहतरीन ट्रेड ये रहेगा BTST में। और दूसरा है आई थिंक अगेन थोड़ा सा कॉन्ट्रा ट्रेड है सीमेंट स्पेस में ACC। आई थिंक क्लियरली ये भी बेस आउट हुआ है, लास्ट 15-20 दिन से इसने नीचे जाने का कुछ मंशा दिखाई नहीं है, और अब थोड़ा सा रिकवर होकर आई थिंक आज का बार काफ़ी डिसेंट लग रहा है इसका भी। तो मेरा मानना है कि 1365 का टारगेट लेके चले ध्यान में ACC में, और एक स्टॉप लॉस लगाएं उसमें 1329.40, और ये भी लॉन्ग साइड का ट्रेड करके चले। ओके, तो ये है आज के लिए आपके BTST या STBT के आइडियाज़ जिन पर आज आप ट्रेड कर सकते हैं। सुज़लॉन एक स्टॉक आज काफ़ी तगड़े वॉल्यूम है, यहाँ पे करीब 3 गुना वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक चला है। काफ़ी वक्त के बाद मोमेंटम आता हुआ PE फंड से पैसे जुटाने की योजना बताई है कंपनी ने। सर्वेंद्र, क्या लगता है आपको, क्या फाइनली ये एक गिरावट का दौर तोड़ने की तैयारी में है या नहीं? नहीं, तो बहुत ही डिफिकल्ट वाला सवाल है ये, क्योंकि सुज़लॉन तो बहुत दिनों से ट्रैक भी नहीं किया है, और आई थिंक क्लियरली आई थिंक मनी मेकिंग के लिए बहुत बेहतरीन और बहुत बेटर स्टॉक्स लार्ज कैप स्पेस में ही पड़े हैं। मिड कैप्स भी काफ़ी अच्छे नाम दिख रहे हैं। आई थिंक सुज़लॉन अवॉइड करना चाहूँगा, बट ब्रॉडली अगर पैटर्न देखें तो आई थिंक 13-14 पे सपोर्ट्स रहे हैं लास्ट 3-6 महीनों में। तो अगर किसी के पास है तो आई थिंक 13 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खड़ा रहे। ऊपर के टारगेट्स तो मैं नहीं देना चाहूँगा, आई थिंक अवॉइड करना चाहूँगा ये स्टॉक। लेकिन आज देखिए NBFCs में फिर से एक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। हम पहले DHFL की बात कर रहे थे, LIC हाउसिंग पर हमने एक बाय कॉल सुना। बगा साहब, इस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि ये काफी ओवरसोल्ड स्पेस था, उस लिहाज से आपको ट्रैक्शन फिर से लौटता दिखाई दे रहा है, स्पेशली माइक्रो फाइनेंस में। अब आपकी क्या राय है? स्टोरीज लाइक उज्जीवन या फिर आपका भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन ही समझे? जी हर्षदा जी, और अगर देखें कल अगेन मैं बाय सेल कॉल नहीं दे रहा हूँ इंडसइंड बैंक पे, बट मैनेजमेंट की जब कॉन कॉल हुई कल शाम में, तो ये क्लियर था, उन्होंने कहा कि हमारा MFI में जो है माइक्रो फाइनेंस में जो लेंडिंग है उसका 99% कलेक्शन आ गया दिसंबर से। तो मार्केट यही देख के काफ़ी एक सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि
ये इंडसइंड मैनेजमेंट ने जो प्रोवाइड की कमेंट्री कि ओवरऑल ओवरडन हो गया था, ये जो मायूसी का आलम था कि डिमोनेटाइजेशन के चलते एनपीए काफ़ी बढ़ जाएंगे और पैसा कलेक्ट नहीं हो पाएगा। लगता है कि उससे उभरे हैं, दिसंबर में कैचअप हुआ है। और कल एक और जो अच्छी चीज़ निकल के आई कि जनवरी के पहले 7-8 दिन में एक रिकवरी आते दिखी है टू व्हीलर लोन्स में और कमर्शियल व्हीकल लोन्स में। ये दो चीज़ें मार्केट को आगे बढ़ा रही हैं। तो बाकी अब दारोमदार रहेगा किस तरह के एनबीएफसी के नतीजे आते हैं, एमएफआई के नतीजे आते हैं। बट मैं कहूँगा कि वर्स्ट लगता है ओवर है और यहाँ से सपोर्ट ले रहे हैं स्टॉक और तेज़ी से बढ़ सकते हैं। अगर एक दो दिग्गजों के नतीजे अच्छे आते हैं तो हम कह सकते हैं कि डिमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट था वो शॉर्ट लिव था और एक वी शेप रिकवरी आ रही है और आप डिस्काउंट पे ये एनबीएफसी स्टॉक्स खरीदें और बढ़ सकते हैं। बट एक दो और मैनेजमेंट कमेंट्री आने दीजिए, उसके बाद ये कॉल लिया जा सकता है। बट ओवरऑल आज जो रुझान है वो पॉजिटिव लग रहे हैं। मुझे लगता है आप इसको बेटर प्ले कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के थ्रू। वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी भी है, मोर जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड है और ये ज़रूर मार्केट शेयर खाएंगे पब्लिक सेक्टर बैंक से। तो सबसे टॉप सेक्टर तो मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक ही बोलूँगा, वही लीड करेंगे इस मार्केट को। ओके, एस्कॉर्ट्स अगर आप इस पर नज़र डालें, सर्वेंद्र चार्ट्स क्या कहते हैं? आज 6.5% की तेज़ी है और 3 दिन का वॉल्यूम एक दिन में। नहीं, बिल्कुल आई थिंक शानदार ब्रेकआउट रहा है इसमें और क्लियरली ये नई टेरिटरी में चला गया और उस टेरिटरी को होल्ड कर रहा है। अगर इसका एक्चुअली ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक था जिसने 2000-2001 में अपना हाई बनाया था, तो वो अराउंड 270-272 के आसपास था और इस लास्ट करेक्शन में भी आई थिंक क्लियरली 270 के आसपास लास्ट 2-3 क्वार्टर में इसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है। तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि लॉन्ग रन में ये स्टॉक रीरेट हो गया है और अब क्लियरली जिन रेंजेस को छोड़ दिया है, जिन गलियों को छोड़ चुका है, उन गलियों पर वापस नहीं आना चाहता। तो आगे चल के आई थिंक 410-420 का जो ऑल टाइम हाई है, पहले तो उसको ध्यान में रख के चले, आई थिंक वो चैलेंज होगा। और एक बार जब वो उसको डिसाइसिवली ब्रेक कर लिया, आई थिंक तो एक पूरी नई पूरी एक राह खुल जाएगी और आई थिंक ये क्लियरली आउट परफॉर्मिंग लिस्ट जो कैटेगरी है लार्ज कैप स्टॉक्स में, या अगर आप इसको मिड कैप बास्केट में डालें, क्या क्लासिफिकेशन है वो क्लियर नहीं, बट अच्छे स्टॉक्स में है। और जैसे अभी किसी ने सुजलॉन पे सवाल पूछा था, आई थिंक इस तरह के स्टॉक्स जो हैं आपको क्लियरली यहाँ से 1x 2x 3x रिटर्न यहाँ से दे सकते हैं। अगर आप 12 से 24 महीने के लिए अगर होल्ड करेंगे तो आई थिंक काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे आ रहे हैं जो 2x 1x 2x यहाँ से हो सकते हैं। आप फर्टिलाइजर स्पेस में दीपक फर्टिलाइजर एक शेयर है जिसमें लगातार तेजी देखी जा रही है। कल भी यहाँ पर काफी एक्शन था और पिछले 12 दिनों का ट्रेड अगर आप देखेंगे तो अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। साथ ही साथ जीएसएफसी में भी आउट परफॉर्मेंस है। इस बीच फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री की ओर से बयान आ रहे हैं कि 20,000 करोड़ की स्पेशल बैंकिंग फैसिलिटी उन्होंने वित्त मंत्रालय से मांगी है। मयूरेश, आपकी राय में लेना चाहूंगी क्योंकि ये स्पेस काफी हॉट हो गया है और जीएसएफसी दीपक जैसे काउंटर्स में ज्यादा एक्शन दिख रहा है। आप क्या पोजीशनिंग रख रहे हैं इधर? लार्जली एज अ स्पेस अगर मैं बात करूं हर्षिता जी, तो आई थिंक जैसे बजट पास आता है, आई थिंक जो सब्सिडी होती है फर्टिलाइजर क्षेत्र के लिए ओवरऑल, आई थिंक वहां पे एक मांग बढ़ती है और जैसे फर्टिलाइजर मिनिस्टर ने एक मांग रखी है फॉर सम स्पेशल ग्रांट्स, आई थिंक एक ऑब्वियस रिएक्शन होता है। दूसरा आपको ये देखना चाहिए जो रिसीवेबल डेज है, स्पेशली इन द आफ्टरमाथ ऑफ डीमोनेटाइजेशन, फार्मर्स की क्रेडिट आई थिंक 1 महीने से बढ़ाई है, तो फर्टिलाइजर कंपनीज की जो रिसीवेबल्स है इसमें थोड़ी आई थिंक बढ़ोतरी देखने मिलेगी आपको। थर्ड मोर इंपॉर्टेंट पार्ट आई थिंक विद इन द फर्टिलाइजर स्पेस इटसेल्फ, आई थिंक यूरिया के वॉल्यूम्स overall for the industry in the first half नीचे हैं, they probably got compensated by PNK volumes। तो कहीं ना कहीं आई थिंक because of fall in urea and urea related prices, DNK और PNK के प्राइसिंग में आई थिंक एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिल गई है। फोर्थ इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट गोइंग डाउन इटसेल्फ, आई थिंक कॉस्ट ऑफ गैस एज वेल एज रीगैसिफिकेशन की जो एक रीनेगोशिएशन हुई थी उसकी वजह से आई थिंक एक इम्पैक्ट जरूर मिलेगा फर्टिलाइजर कंपनीज को, बट किस हद तक ऑफसेट करता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस रियलाइजेशन फॉल्स दैट हैव टेकन प्लेस, ये देखना बहुत जरूरी होगा। इन्वेंट्री लेवल्स आई थिंक नीचे आ गए हैं फॉर द सेक्टर एज ओवर ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, लेकिन फार्म गेट प्राइसेस भी आई थिंक नीचे आ गए इन टर्म्स ऑफ एंड यूजर रिक्वायरमेंट्स। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ऑफसेटिंग इफेक्ट सा हो सकता है। तो इन द सेंस आई थिंक वन रियली हैज टू टेक अ वेरी स्टॉक स्पेसिफिक कॉल ये स्पेस में, बट लार्जली मुझे लगता है आई थिंक फंडामेंटली आई थिंक देयर विल बी बेटर एंट्री पॉइंट्स फर्टिलाइजर स्पेस में। ट्रेडिंग के हिसाब से वेरी वेल दी स्टॉक्स कैन वेरी वेल मूव अराउंड। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में काफ़ी वक्त के बाद ऐसा लग रहा है बग्गा साहब कि
ये एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड बनने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी कोशिश कर रही है पूरे रेगुलेशंस को बदलने की, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, अभी मयूरेश ने बहुत अच्छा एनालिसिस दिया ऑलरेडी। जस्ट मैं यही कहूँगा कि ओवरऑल देखें तो इनको जो सब्सिडी का जो मैकेनिज्म था वहाँ पे लगभग ज़्यादातर सब्सिडी जब मिल जाती थी कि जब रिटेलर तक पहुँच जाता था माल। इस बारी अब सरकार का जो प्रपोजल है कि जब तक फार्मर को पहुंचेगा तब आपको सब्सिडी मिलेगी। सेकेंडली वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इस सब की बातचीत चल रही है। अगर ये किसी भी तरह से इनका वर्किंग कैपिटल स्ट्रीमलाइन करता है तो ये जैसे आपके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का वर्किंग कैपिटल बिल्कुल ठीक हो गया जब वो सब्सिडी बर्डन उतरा इनसे, और हमने देखा मल्टी बैगर्स के रिटर्न आए। मुझे लगता है कि फर्टिलाइजर पैक में भी ये हो सकता है, चाहे और बहुत चीज़ें हैं, बहुत पॉलिटिकली कंट्रोल्ड सेक्टर है, तो ओवरऑल इनका एफिशिएंसी पे ही दारोमदार रहता है क्योंकि रिटर्न्स भी तय है और कब मिलेंगे वो भी पॉलिसी बेस्ड है। बट एक तो गैस की जिस तरह से प्राइस गिरी है तो इनपुट कॉस्ट कम रही, दूसरा रबी सीजन में जो 9% ग्रोथ हुई है फार्म ऑफटेक की, फर्टिलाइजर ऑफटेक की, क्योंकि सरकार ने बहुत अच्छे दरों पर क्रेडिट उपलब्ध कराया और जो 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने सारी चीज़ें बोली हैं और 20,000 करोड़ नाबार्ड और लैंड करेगा तो उससे सेक्टर को बेनिफिट हो सकता है। तो मैं पॉजिटिव रहूंगा सेक्टर पे ओवरऑल, ये कैविएट के साथ कि पॉलिटिकली कंट्रोल्ड सेक्टर रहता है, तो बट ओवरऑल ये निकल के आ रहा है सेक्टर और बजट में तो रन अप रहता है, तो आप खरीद सकते हैं। शुक्रिया बग्गा साहब हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए मार्केट्स पर आज और यहाँ से आगे के नजरिए पर भी। इस बीच देखिए मूड जो है वो तेजी का ही और 90 पॉइंट की बढ़त पर निफ्टी टिकने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसमें आज SRF एक स्टॉक है जहां पर अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी। इनफैक्ट दोपहर में यहाँ पर वायदे बाजार के ट्रेड के लिहाज से भी काफी एक्शन देखने को मिला था। 1655 के आसपास SRF ट्रेड कर रहा है। सर्वेंद्र, क्या खरीदारी करना ठीक है जाते जाते भी? नहीं, आई थिंक ये स्टॉक में मेरा थोड़ा सा रुझान थोड़ा फर्क है और मेरा मानना है कि ये जो अभी बाउंस आया है इसको क्वालिफाई बाउंस ही करेंगे और ये बाउंस कहीं मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आई थिंक 1680-1700 के आसपास ये बाउंस खत्म होगा, तो ज़्यादा कुछ आई थिंक इसमें जूस अब बचा नहीं है और इस स्टॉक में फॉलो ऑन में सेलिंग आनी चाहिए। सो 1680-1700 आई थिंक वो एरिया होगा जहाँ पे इस पर डिसाइड करें कि क्या करना है, बट मेरा मानना यह है कि इस स्टॉक में मैं सेल ऑन राइज मेरा इसका नेचर है और मैं इसमें ऊपर के स्तरों पे बेच के काम करना चाहूँगा। तो ये अपने लोज आई थिंक वापस एक बार रिटेस्ट करने आएगा 1400-1450 के आसपास। ओके, इस बीच आप देखिए जाते जाते आज जिन स्टॉक्स में खरीदारी हो रही है, लिबर्टी शूज़ की जो हमने बात की थी वहाँ पे धीरे धीरे वॉल्यूम लगातार बढ़ा है, करीब 2.25 लाख के आसपास शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं और उछाल भी देखने को मिला है करीबन 3.5% का। तो आखिरी मिनटों में ये एक स्टार परफॉर्मर रहा है। GSFC पर हमने नज़र डाली थी, यहाँ पर आप देखिए 16-17 लाख शेयर्स अब तक ट्रेड हो चुके हैं और यहाँ भी काफ़ी अच्छी क्लोजिंग होती हुई आज के दिन आपको नज़र आएगी। ये कुछ एक फेवरेट स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं आज के दिन। इसके अलावा HMT पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। DCB बैंक में जाते जाते करीबन 3.5 लाख शेयर्स की खरीदारी हुई है, 1.5% का उछाल यहाँ देखने को मिल रहा है। हिंद रेक्टिफायर्स या सुबह से हलचल में था लेकिन यहाँ पर भी आखिरी मिनटों में थोड़ी और खरीदारी होती हुई। और आयशर मोटर्स पे नज़र रखिए, करीब 1% का स्विंग है और तकरीबन 9-10 हज़ार शेयर्स आयशर मोटर्स के ट्रेड हुए हैं आखिरी मिनटों के दौरान। तो आखिरी घंटे में ये भी एक फेवरेट रहा है। आज देखिए आयशर का स्टॉक, अच्छी क्लोजिंग आयशर पे आपको फिलहाल आती हुई दिखाई दे रही है। सर्वेंद्र, क्या कोई व्यू है आपका आयशर मोटर्स पे? नहीं, बिल्कुल आई थिंक रेगुलर कवरेज में है स्टॉक और बट काफ़ी अगेन अगर आप थोड़े से लॉन्गर टर्म इंडिकेटर्स देखें तो काफ़ी ओवर स्ट्रेच्ड है और लास्ट 3-4 दिन से भी मेरा मानना है कि पिछला जो उसने स्विंग हाई किया था अराउंड 23,600-700 के स्तर के आसपास, आई थिंक वहाँ पे इसमें थोड़ी सेलिंग है। ये 23,700 का स्तर इसके लिए क्रिटिकल है। अगर ये इसको डिसाइसिवली निकाल ले तो फिर आई थिंक एक 300-400 पॉइंट की और तेजी बनेगी, नहीं तो आई थिंक स्लाइटली मीडियम टर्म ये 2-3 क्वार्टर ये स्टॉक साइडवेज चला जाएगा। अगर गिरता नहीं है तो मेरा मानना है कि एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर के लिए साइडवेज जाएगा ये स्टॉक।
ओके, तो थोड़ा सा फंसता हुआ दिखाई दे सकता है आगे, लेकिन फिलहाल आज 1% की बढ़त देखने को मिली है। मूड तो पूरी तरह से तेजी का ही रहा है और आखिरी 1-1.5 मिनट जो बचा है तो आपको हाइलाइट्स बता दें आज के ट्रेड के। मेटल्स में स्टील और बेस मेटल वाली कंपनियों में अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। बैंक्स ने आउट परफॉर्म किया है और साथ ही साथ हमने देखा है सीमेंट जैसी कंपनियों में भी तेजी आती हुई। टायर स्टॉक्स, पेपर स्टॉक्स, अलग अलग पॉकेट्स में तेजी ही देखने को मिली है। तो इंडेक्स के टॉप गेनर्स में आप देखेंगे इंडसइंड बैंक, क्योंकि नंबर से काफी खुश बाजार नजर आया। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने इसे अपग्रेड किया और इसका असर हमने देखा बाकी निजी बैंकों पर भी पड़ा है। तो यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI ये तमाम आउट परफॉर्मर्स रहे हैं। मेटल्स में ऑफ कोर्स टाटा स्टील, JSW स्टील, JSPL ये तगड़ी स्टोरी थी। चाइना में जो प्रोडक्शन कट हो रहा है स्टील का, उसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया। और सीमेंट में भी हमने देखा आखिरी 1 घंटे में अंबुजा, ACC, अल्ट्राटेक और ग्रासिम जैसे काउंटर्स में अच्छी खरीदारी हुई है और ये काउंटर्स भी लगभग 2.5 से 3% की तेजी पर जाकर टिकते हुए दिखाई देंगे। तो कमोडिटी प्ले आज काफी एक्टिव था, यहाँ पर हमने देखा काफी ज्यादा एक्शन बनता हुआ जरूर दिखाई दिया है। हालांकि टेक्नोलॉजी में नंबर से पहले कुछ मुनाफा वसूली के अंश, कल TCS के नंबर्स आने वाले, उससे पहले एकदम सपाट था काउंटर। इन्फोसिस में हल्की नेगेटिविटी और HCL टेक लगभग 1% नीचे आज। 5,55,000 करोड़ ये टोटल टर्नओवर अब तक नजर आ रहा है, लेकिन बड़ी बात है 25,000 करोड़ की बाइंग कैश में आती हुई आज दिखाई दी है। तो एक ही बात देखने वाली होगी कि क्या इसमें FIIs की भी बाइंग शामिल है। आपको बताएं 19 दिसंबर को इसके पहले आखिरी बार FIIs की नेट बाइंग के आंकड़े आए थे कैश मार्केट में। 3 हफ्ते से अभी तक हम FIIs के कैश मार्केट में बाइंग के आंकड़े नहीं देख पाए हैं। क्या 3 हफ्ते का वो सूखा आज फाइनली खत्म होगा, यह आज देखने वाली बात रहेगी। मार्केट फिलहाल प्रोविजनली क्लोज होते हुए 8,373 पे, निफ्टी 85 पॉइंट ऊपर, निफ्टी बैंक 400 पॉइंट 396 पॉइंट ऊपर फाइनली क्लोज हो रहा है और 219 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स 27,118 पे। तो ये क्लोजिंग फाइनली हमारे लिए आती हुई। और हमारा फेयर एंड ग्रीन मीटर अंतिम आंकड़ा कहाँ है वो भी देखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि 62-63 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा हल्के हुए हैं मिड कैप्स और कुछ दिग्गज भी ऊपरी स्तरों से, तो यहाँ पर भी शायद थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। वो आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे हम। ये देखिए, नहीं बिल्कुल असर नहीं है, ये तो 66 के करीब टिका हुआ है अब भी। तो चलिए, ये अच्छे संकेत फिलहाल, मजबूत क्लोजिंग। लेकिन सर्वेंद्र ये बताइए, अब अगला लेवल कल सुबह कौन सा होगा जिस पर आप नजर रखेंगे ये तय करने के लिए कि क्या ये तेजी अभी भी बरकरार है? नहीं, आई थिंक 84-50 के आसपास, जैसे मैंने बोला, हर्डल्स तो काफ़ी हैं और वो रेंज इंपॉर्टेंट है। और अब क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम लॉन्गर टर्म एवरेज के ऊपर आ रहे हैं, तो यस, फ्लोज जो हमने पहले भी डिस्कस किया था शोज में, कि हमने देखा है कि लॉन्ग ओनली जो फ्लोज होते हैं ETF के, कई बार 200 डे एवरेज के आसपास से प्लस माइनस होना शुरू होते हैं। तो क्या हम ये 2 दिन ऊपर जो बंद हुए हैं, इसमें क्या फ्लोज वापस आते हैं, वो बहुत क्रिटिकल होगा इस बात को डिसाइड करने के लिए कि फाइनली 8450 का ब्रेकआउट होता है कि नहीं। अगर 8450 का ब्रेकआउट डिसाइसिवली हो जाता है, 8450, 8500, देन यस, एक 200-300 पॉइंट निफ्टी और ऊपर में ऐड कर सकता है। बट अगर वो नहीं होता है तो मेरा ये मानना है कि क्योंकि हम ऑलरेडी ओवरबॉट है, इंट्राडे चार्ट्स में अगर आप देखें थोड़ा सा डाइवर्जेंस ऑलरेडी आने लगा है नेगेटिव, तो एक स्लाइट कूल ऑफ 150-200 पॉइंट का निफ्टी में आएगा तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। बट वही ध्यान है कि एक 150-200 पॉइंट का कूल ऑफ आ सकता है, प्रोवाइडेड हम 8450 के नीचे से अटक जाएं और वहां से घूमना शुरू कर दें। अगर 8450 का ब्रेकआउट हो गया, देन यस, 200 पॉइंट और तकरीबन और ऐड हो सकते हैं, 8650, 8700 तक फिर ऐड हो सकता है। शुक्रिया आपका हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय देने के लिए। सर्वेंद्र और मयूरेश, आपसे लेंगे इजाजत। तो आखिर में हमने देखा है 8,380 दिन के हाईस पर ही मार्केट की समाप्ति होती हुई 92 अंकों की बढ़त पर निफ्टी टिका है और सेंसेक्स में 240 अंकों का इजाफा नजर आया। तो ऐसे दिन जहां पर चौतरफा खरीदारी हुई है, देख लेते हैं स्टॉक 2020 में हमारे कैप्टन की ओर से कैसा प्रदर्शन रहा। और आज का मुकाबला नीरज और हेमंत के बीच और हेमंत ने बाजी मारी है। क्लीन स्वीप 4.76% के रिटर्न्स ये कमाते हुए। नीरज का प्रदर्शन भी अच्छा, लगभग 2% की कमाई इनके नाम हुई है। अब कौन से स्टॉक्स थे? तमाम मिड कैप के आउट परफॉर्मर्स हेमंत की टीम में शामिल है। जय भारत, नेलकास्ट, एस्कॉर्ट्स आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्ले था और सुपर हाउस लेदर्स ये एक काउंटर जिसमें 4% की तेजी बनती हुई दिखाई दी। नीरज की टीम में हिंद रेक्टिफायर, सोनाकोयो, भारत सीड्स और फ्यूचर रिटेल जैसे काउंटर शामिल।
और इसके साथ ही आखिरी सौदा में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर, क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद लेकर आएंगे मार्केट टॉप 20। नमस्कार।